नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक टेस्ट सीरीज शुरू किए हुए हैं। तो ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज हम आर के लिए देख रहे हैं, जिसमें पहला टेस्ट हम करा चुके हैं। आप उसको जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो आप वीडियो को शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे। हम टेस्ट को कंटिन्यूसली कराते रहेंगे। एक दिन एक अल्टरनेट पे टेस्ट हो रहा है। एक दिन जीएस का टेस्ट होता है और एक दिन हिंदी का टेस्ट अपलोड होता है। तो आप चैनल पर विजिट करके वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं सारे टेस्ट को। ठीक है, तो जीएस का टेस्ट नंबर 1 हो चुका है और टीएस का टेस्ट नंबर 2 यहाँ पे है आपके पास, जो आज हम कराने वाले हैं। ये ध्येय आईएएस का भी है। अब जब धीरे धीरे ध्येय का हो जाएगा, फिर हम जीएस 1 का करेंगे, फिर पीसीएस मात्रा का करेंगे, फिर उसके बाद स्टडी विद सिविल सर्विसेज का करेंगे। जितने भी टेस्ट हैं आर के, जितने भी कोचिंग्स के जो बढ़िया बढ़िया कोचिंग्स हैं, जितने उनके टेस्ट हैं, उनको हम करने का सारे सारे टेस्ट को हम करेंगे। ये अल्टरनेट में होगा। ठीक है, एक दिन हिंदी चलेगा, एक दिन जीएस। तो हम पहले जो टेस्ट को कर चुके हैं, तो आप वहाँ उस टेस्ट को जाके देख सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा शेयर और ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज के टेस्ट को। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 2 है ये, ध्येय है इसका। ठीक है, तो थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे आप। ठीक है, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार करें। तो उपरोक्त उपाधियां सृजन किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो उपाधियां दी गई हैं किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। ठीक है, तो पहला है भारत के सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक, भारत में जिला न्यायाधीशों के पदों का सृजन किसने किया था। किसने किया था ये तीनों काम? तो इसको किया था कॉर्नवालिस ने। ठीक है, कॉर्नवालिस, ये ऑप्शन इसका सही है। कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। पदों पर योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति का नियम इसी के द्वारा लाया गया। इसने ही भारत के शासन, न्याय, राजस्व व्यवस्था में कई सुधार किए। ठीक ना, तो ये पदों में व्यक्तिगत नियुक्तियां नियम के आधार पर करने का नियम भी इसने लिया था, कॉर्नवालिस ने ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख भारतीय थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत के बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बीवीएस अय्यर, एम एन रॉय। तो इनमें से कौन सा भारत के बाहर जो स्वतंत्रता का आंदोलन देख रहे थे। ठीक है, तो कौन है? तो इसमें से सारे हैं, जो चारों ऑप्शन है जो आपके चारों सही रहेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन में चारों भारत के बाहर देख रहे थे। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा, बरकतुल्ला और ये स्वतंत्रता सेनानी है जो भारत के बाहर स्वतंत्रता आंदोलन को लीड कर रहे थे। ठीक है, ये चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले में परिणति के रूप में फांसी की सजा दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी किस 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 परिणति में हुई थी? लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस। तो किसमें हुई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी लाहौर षड्यंत्र में हुई थी। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में हुई थी। ठीक है, जिसमें सैंडर्स की हत्या हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं हम केंद्रीय असेंबली में बम कांड एवं सैंडर्स हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों पर चलाया गया मुकदमा लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दिया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल गठित द्वारा विशेष ट्रिब्यूनल 1930 में भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई। ठीक है, तो 1931 में फांसी दी गई थी 23 मार्च को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी को परित्याग कर दिया गया? सर का, कैसरे हिंद का, नाइटहुड का, लॉर्ड का। तो किसकी पदवी का त्याग किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा? तो नाइटहुड की पदवी का त्याग कर दिया गया। ठीक है, नाइटहुड की पदवी का त्याग कर दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। कैसरे हिंद गांधी ने किया था। कैसरे हिंद गांधी ने किया था और नाइटहुड रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी से परित्याग कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना हुई। इसके विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो किसकी रचना ऋग्वेद काल में नहीं हुई थी? उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी, तो ऋग्वेद की। ठीक है, ऋग्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 वेदों में सम्मिलित संहिता कहलाती है। ठीक है,
वेदों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख इसी वेद में मिलता है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, किसको कहा जाता है? तो सुत्त पिटक को कहा जाता है। ठीक है, सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। इसमें सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक है। इसमें सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक तरफ तीर्थ दिए हुए हैं, एक तरफ प्रमुख स्थल दिए हुए हैं। ठीक है, तीर्थ दिए हुए हैं, एक तरफ प्रमुख। अर्थव्यवस्था में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुखों के युग्मों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अकाराध्यक्ष, शून्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष, तो किससे किससे संबंधित है इसको मिलाएंगे। तो कौन सा सुमेलित है? तो तीनों जो है सुमेलित हैं। इसमें अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था, सूना अध्यक्ष भूषण खानों का अध्यक्ष होता था और सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग एवं विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो मौर्य काल का शासन सुविधा ये तो केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बांटा गया था। इन्हें तीर्थ कहा जाता था। अर्थव्यवस्था में वर्णित प्रमुख तीर्थ तथा इनके प्रमुखों दिए गए हैं निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब ये तीनों क्वेश्चन सही है, मतलब कि तीनों ऑप्शन जो है सही है, तो ऊपर में से सभी तीन सही है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान है? सती प्रथा का प्रतिबंध, रोलेट अधिनियम, वुड्स डिस्पैच, वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट, तो सबसे अंत में कौन सा आया? तो देखिए, सती प्रथा 1829, सती प्रथा उन्मूलन 1829, रोलेक्ट एक्ट 1919, रोलेक्ट एक्ट 1919, रोलेक्ट एक्ट 1919, वुड डिस्पैच 1854, वुड डिस्पैच 1854 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो सबसे अंत में कौन आया? सबसे अंत में रोलेक्ट एक्ट। ठीक है ना, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम सबसे लास्ट में आया। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन 8वां का सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? अकबर, जहांगीर, बाबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके समकालीन नहीं थे जहांगीर तुलसीदास? तो बाबर के समकालीन नहीं थे, क्योंकि अकबर के समकालीन थे और अकबर का पुत्र जहांगीर था, तो जहांगीर के भी समकालीन थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? डेविड हेयर द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा, जोनाथन डंकन द्वारा, राधा कांतदेव द्वारा, तो किसके द्वारा की गई? तो जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो वाराणसी में हिंदू कानून एवं 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। जॉनथन डक्कन तथा डक्कन द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर से मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने की थी। देखिए, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज डेविड हेयर ने की थी। ठीक है, डेविड हेयर ने की थी और राजा राम मोहन राय की सहायता से। ठीक है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज शुरुआत की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कन्नौज राजधानी थी। कन्नौज राजधानी किसकी थी? कन्नौज राजधानी थी देवगिरी के यादव शासकों की, परमार के शासकों की, मैत्रक शासकों की, कि मौखरी शासकों की। कन्नौज राजधानी किसकी थी? तो कन्नौज राजधानी थी मौखरी शासकों की। ठीक है, बाद में इसमें, ठीक है, तो मौखरी शासकों की राजधानी हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा की प्रमुख शासक, इसकी राजधानी कन्नौज थी। इसकी स्थापना उत्तर गुप्त काल में के पतन के बाद हुई थी। ठीक है, बाद में इसमें हर्ष इसकी राजधानी बनाता है। ठीक है, हर्ष इसको राजधानी बनाता है, हर्षवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, एक तरफ रचनाकार, तो इसको मिलाएंगे। कुमार पाल चरित्र, कर्पूर मंजरी किसकी है? तो कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की। ललित विग्रह राज किसकी है? तो ललित विग्रह राज किसकी है?
और पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की, और ललित विग्रहराज सोमदेव की, ललित विग्रहराज सोमदेव की, और कुमार पाल चरित्र जयचंद्र सूर्य की। ठीक है, तो कौन कौन से हुआ? ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, मतलब 2143 किस वाले ऑप्शन में है? 2143। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में सही है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। तो देखिए दूसरा वाला तो सही है कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था, दूसरा सही है। यह द्रविड़ शैली में निर्मित है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। तो कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण शैलाकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। ठीक है, तो शैव मंदिर है। ठीक है, तो ए और सी, एक और 2 इसमें दोनों सही होंगे, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ये द्रविड़ शैली में बनाई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शंकरदेव, मध्यकालीन संत और कार्य क्षेत्र, मतलब एक तरफ संत दिए हुए हैं, एक तरफ कार्य क्षेत्र दिए हुए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें से मलुकनाथ राजस्थान, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो मलुकनाथ कहाँ गए थे देख लेते हैं। तो मलुकनाथ का जन्म इलाहाबाद के कड़ा में हुआ था। इन्हें कार्य क्षेत्र मूलतः पूर्वी उत्तर प्रदेश था। ठीक है, तो इनका कार्य क्षेत्र क्या था? पूर्वी यूपी था मलुकनाथ का। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद प्रयागराज में। तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? ठीक है, तो निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, नसरुद्दीन महमूद, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन के शासनकाल को। ठीक है, अलाउद्दीन का शासन जब आता है तब, तो अलाउद्दीन का शासन कब से कब तक? तो 1296 से लेकर 1316 तक खिलजी वंश का शासक रहा। दूसरा शासक है जिसे सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। यह प्रारंभ में ही महत्वाकांक्षी शासक था। अमीर खुसरो ने इसे भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। ठीक है, चलिए आगे चल। अमीर खुसरो ने इसे भाग्यवादी व्यक्ति कहा है, इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मुगल काल में मदद ए मास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? मुगल काल में मदद ए मास क्या था? इसके लिए क्या सत्य है? तो इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अंधुत्व भूमि से था। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी। ग्राही के पास यह भूमि आनुवंशिक रूप से रहती थी। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं, तो कौन सा सही है इसमें से? तो जो तीनों कथन है, ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है, मदद ए मास के संबंध में ये तीनों, इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व भूमि थी। यह भूमि कर हस्तांतरित नहीं थी, ये ग्राह्य थी, मतलब आनुवंशिक थी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये भूमि हस्तांतरित होती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? फोर्ट विलियम कॉलेज, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, मेयो कॉलेज दिल्ली, दिल्ली कॉलेज दिल्ली। तो कौन से का उद्देश्य था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की, ठीक ना, इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को देना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसका बेली जली ने किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बेली जली ने 1800 में किया था। किसने किया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया? 1800 में। किसने किया था? बेले जली बेले जली द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक तरफ समाचार पत्र दिया हुआ है, एक तरफ उसकी भाषा दी हुई है। तो भारत मित्र, प्रजा मित्र, राष्ट्र मित्र और नायक किन किन भाषाओं में थे? चलिए देखते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इन चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नायक, देखिए नायक अंग्रेजी भाषा में नहीं था, नायक बंगाली भाषा में था। नायक
बंगाली भाषा में था। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, बाकी का तीनों सही है। बाकी का भारत मित्र हिंदी में था, प्रजा मित्र गुजराती में था, राष्ट्रमत मराठी में और नायक अंग्रेजी नहीं बंगाली में था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। यह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? जूरी अधिनियम का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने, यह कब पारित हुआ था? तो बी 1826 में। 1826 राजा राम मोहन राय के धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का विरोध किया, 1826 में पारित हुआ। इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी ईसाई की सुनवाई किसी हिंदू या मुस्लिम द्वारा नहीं की जा सकती। तो इसमें क्या था? किसी भी ईसाई की सुनवाई किसी हिंदू या मुस्लिम द्वारा नहीं की जा सकती है, तो इसका विरोध किया 1831 में इसका हुआ था। ठीक है, 1826 इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थानों संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कौन से कॉलेज पहले हुआ और कौन से बाद हुआ? ठीक है, तो इसको मिलाएंगे आप। ठीक है, तो तत्वभोज, अब इसका देखते हैं किस किस डेट में हुआ था, तो कौन कौन से डेट में कौन कौन से स्थापना हुई थी, तो अब देख लेंगे। एशियाटिक सोसाइटी का 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी का कब हुआ था? 1784 में, 1784 में। ठीक है, वेद कॉलेज का, वेद समाज की स्थापना 1864 में, वेद समाज की 1800। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863। प्रार्थना समाज 1867, प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग द्वारा। और तत्वबोधिनी सभा 1839 में। ठीक है, तो आप इसको मिला सकते हैं हम, 1839 में तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, तो आप इसको मिलाएंगे कि पहले कौन आया, तो देखेंगे अगर पहले कौन आया तो 1784 का एशियाटिक सोसाइटी आया, तो मतलब तीन कौन सा है? 3 ऑप्शन में कौन सा है? अब 3 के बाद देखते हैं कौन सा आता है। 3 के बाद 1 या 5 में से कोई आएगा, 3 के बाद 1 या 5 में से, तो 5 देखते हैं। 5 तो आएगा नहीं। 3 के बाद, हाँ 3 के बाद 5 मतलब तत्वबोधिनी सभा, तो 3 5 वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 20 का, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब इसके संस्थापक कौन कौन से थे इसको भी देख लेते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी के विलियम जोन्स थे, तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी के अब्दुल लतीफ थे, और वेद समाज के श्री रामुलु नायडू थे, और प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है ना, आत्माराम पांडुरंग थे, और इसको विख्यात किया था एम जी रानडे ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अल मसूरी की महिपाल प्रथम के समय में आया था। देखिए विदेशी यात्री हैं और किस शासक के समय में आए थे। ठीक है, तो राल्फ फिच अकबर के समय में आया था, डोमिंगो पायस अच्युत देव राय के समय में, फ्रांसिस्को पेलसार्ड जहांगीर के समय में आया था। तो देखते हैं कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 में कौन सा गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में सी वाला सही नहीं है, सी वाला सही नहीं है। डोमिंगो पायस अच्युत देव राय के समय में नहीं आया था। डोमिंगो पायस प्रथम पुर्तगाली यात्री था। यह विजयनगर के साम्राज्य कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासन में आया था? अच्युत देव राय नहीं, कृष्ण देव राय के समय में आया था। ठीक है, कृष्ण देव राय के समय में डोमिंगो पायस भारत आया था। ठीक है, तो भारत आया था। अल मकसूदी बगदाद का यात्री था, वह प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, और राल्फ फिच अंग्रेजी शासक था, अंग्रेजी व्यापारी था जो अकबर के काल में आया था। और फ्रांसिस्को पेलसार्ट एक डच था जो जहांगीर के काल में आया था। तो ये कौन सा था? डच था जो कि जहांगीर के शासन काल में आया था। तो इसका गलत कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलान हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? शारदा नदी, काली गंगा, नुब्रा नदी, मंदाकिनी की मानस नदी, किसका उद्गम होता है? तो शारदा नदी या काली नदी का उद्गम होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो देखते हैं कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मिलान हिमनद से शारदा नदी, काली नदी का उद्गम होता है। नुब्रा का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है, और मंदाकिनी का उद्गम सुमेरु ग्लेशियर से होता है। ठीक है, तो मंदाकिनी का सुमेरु ग्लेशियर से और नुब्रा का सियाचिन ग्लेशियर से होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। और यह सभी सही है। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। दंडकारण्य पठार बीच में स्थित है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा ही है। और मालवा का पठार नर्मदा के उत्तर में ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? ठीक है, तो पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा नगर सबसे दक्षिण है? नागरकोइल, कन्नूर, जंजीरा या सिंधुदुर्ग? सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो सबसे दक्षिण में नागरकोइल है। नागरकोइल कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो नागरकोइल तमिलनाडु राज्य में है। नागरकोइल तमिलनाडु राज्य में है। जंजीरा महाराष्ट्र में है। सिंधुदुर्ग और जंजीरा महाराष्ट्र में है। और कन्नूर केरला में है। ठीक है, केरल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, पूना संधि 1817 निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम था। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1718 से लेके 1717 से 1718 में हुआ। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित हुए। इससे अंग्रेजों को पूना संधि की और इसके शर्त के फलस्वरूप पेशवाई खत्म हो गई। तो 1818 में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को कानपुर बिठूर भेज दिया गया। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26, अब अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अभिकथन कारण का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलिए, निम्न में से अभिकथन कारण का क्वेश्चन में देखते हैं कि एक कार्य अभिकथन है कि धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं। कारण है कि सूर्य की किरणें इसकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। तो कौन सा सही है? कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या करता है कि कथन कारण दोनों सही, कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है? क्या सही है इसमें? तो पहला है इसका ऑप्शन। ठीक है, कि कथन कारण दोनों सही। देखिए, धूमकेतु सूर्य की तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और सूर्य की चमक के कारण ये चमकीले रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, एक तरफ औषधि दिया है। तो कौन कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंगामी कहाँ पाई जाती है? अंगामी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंगामी जनजाति कौन सा सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तमरिया झारखंड में पाई जाती है, कि लिम्बूस तमिलनाडु में, कि अंगामी असम में, कि खस अरुणाचल प्रदेश में? कौन सा सुमेलित है? तो तमरिया झारखंड में पाई जाती है। तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तमरिया खस जनजाति उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। लिम्बूस सिक्किम में पाई जाती है। लिम्बूस जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। बाकी का अंगामी जनजाति नागालैंड की नागा जनजाति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की हैं? जौ, चना, मटर, सरसों, चावल? देखिए, चावल तो होगा नहीं, चावल जहां पे आएगा तो खरीफ की फसल हो गई। बाजरा, गेहूं, आलू, मक्का, तरबूज, मटर, आलू, तो तरबूज भी गया। अब देखते हैं, जौ, चना, मटर, सरसों, या बाजरा, गेहूं, आलू, मक्का। तो आलू ठंडी की फसल है, तो भी है। मक्का बरसात की फसल। जौ, चना, मटर, सरसों, तो कौन सी फसल रबी की है? रबी की फसल कौन सी है? तो ए नंबर ऑप्शन होगा। जौ, चना, मटर, सरसों रबी की फसलें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है? मणिकर्ण, कोडाईकोनाल, ताप्ता पानी, या वज्रेश्वरी? कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है? इनमें से कौन सा कृत्रिम झील है? तो बी, कोडाई कनाल। ठीक है, कोडाई कनाल एक कृत्रिम झील है। ठीक है, तो कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, ताप्त पानी उड़ीसा में, और वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में
ये गर्म झरने हैं, ठीक है। तो मणिकर्ण कहाँ पे है? मणिकर्ण कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और मणिकर्ण कहाँ पे है? देखिए एक बार देख लेते हैं इसका तो बी नंबर ऑप्शन सही है, कोडाई कनाल। तो इसका मणिकर्ण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश में। और ताप्तपानी उड़ीसा में, उड़ीसा में। और ये ब्रजेश्वरी महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है। बाकी का कोडाई कनाल इसका आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगुड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम उत्खनन के लिए, कोयला उत्खनन के लिए, हीरा उत्खनन के लिए, सोना उत्खनन के लिए। तो जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगुड़ा के खाने यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 सौर कलंक अवस्थान कितने वर्षों का होता है? 21 वर्ष का, 11 वर्ष का, 25 वर्ष का, 15 वर्ष का। तो सौर कलंक चक्र कितने वर्ष का होता है? सौर कलंक चक्र तो 11 वर्षों का होता है। सौर कलंक चक्र 11 वर्षों का होता है, ठीक है। इसके क्या होता है सौर कलंक? देखिए सूर्य है ना, सूर्य है तो सूर्य की ऊर्जा जब यहाँ से निकल जाती है, जहां से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल जाती है तो यहाँ पे, यहाँ से ऊर्जा निकल जाती है तो यहाँ एक धब्बा से सब पड़ जाता है, तो इसे ही सौर कलंक कहते हैं, ठीक है। जितने तेज सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे आएगी या उससे निकलेगी उतने ज्यादा सौर कलंक का निर्माण ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सौर कलंक, और इसका एक साइकिल पूरा होता है 11 वर्षों में, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि सूर्य से सौर ज्वाला से निकलने के स्थान पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, उन्हें सौर कलम कहा जाता है। इसके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया 11 वर्षों की पूरी होती है, इस सौर कलम कहते हैं। सौर कलम सूर्य की अपेक्षाकृत ठंड भाग है, ठीक है। यहाँ 1500 डिग्री सेल्सियस का होता है, तो जो सौर कलम जहाँ बन जाता है वहाँ ठंडा भाग हो जाता है सूर्य में, ठीक है। चलिए देखते हैं, निम्न महासागरीय जलधाराओं में से कौन सा प्रशांत महासागर संबंधित है? कनारी, फॉकलैंड, हम्बोल्ट या लेब्राडोर की जलधारा। तो कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित है? फॉकलैंड की, हम्बोल्ट की, लेब्राडोर की? कौन सी जलधारा है? तो सी हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन में कि हम्बोल्ट की जलधारा पेरू जलधारा है, दक्षिण प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, मानसून को प्रभावित करने वाली अल नीनो परिघटना के संबंध में धारा जिम्मेदार है, ठीक है। फॉकलैंड की जलधारा, करारी की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ठीक है। आगे का जो तीनों धाराएं हैं वो अटलांटिक महासागर की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? बोलीविया, नामीबिया, चिली या मेडागास्कर। तो मेडागास्कर से मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो बोलीविया से, नामीबिया से, चिली से और मेडागास्कर। तो निम्नलिखित में से कौन से देश मकर रेखा पे नहीं गुजरती है? तो बोलीविया, बोलीविया देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपीय तरंगे को जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। तो कौन सा सही है और कौन सा असत्य कथन चुने? तो कौन सा असत्य कथन है इनमें से? 34 नंबर, तो 1 और 2 दोनों असत्य हैं, ठीक है। तो प्रश्न, भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है, भूकंप मूल कहा जाता है। और जहां भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम रिकॉर्ड की जाती है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो जहां रिकॉर्ड उल्टा है, मतलब उल्टा कर दिया, इसलिए दोनों असत्य हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है जलवाष्प की, हीलियम की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? तो जलवाष्प की पाई जाती है, ठीक है। जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों की सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस की मात्रा भी पाई जाती है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एटलस पर्वत, ओकाबांगो ड्रोडी और एबिसिनिया पठार तो कहाँ से स्थित है? उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए एटलस पर्वत वाला पहला वाला ऑप्शन गलत है। ओकाबांगो द्रोणी कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। एबिसिनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। तो 2 और 3 सही है, ठीक है।
बाकी का पहले वाले में क्या रहेगा, एटलस पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो देखते हैं कि एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी दक्षिण में नहीं, उत्तरी दक्षिण में नहीं, अफ्रीका अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका में स्थित है, उत्तरी पश्चिम में। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है, बाकी का 2 3 सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगुलहास बेसिन स्थित है हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, इनमें से कोई नहीं। तो अगुलहास बेसिन कहाँ स्थित है, तो अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है, अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है। 37 नंबर क्वेश्चन में कि 37 स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित देशों में से, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है, स्पेन, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया। कौन सा भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो जॉर्डन भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है। 38 नंबर क्वेश्चन में जॉर्डन है जो कि भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है। भूमध्य सागर से दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में यूरोप से घिरा हुआ है। इससे सीमा लगाने वाले 21 देश हैं। इसमें सीरिया, टर्की, लेबनान, स्पेन, मिस्र, फ्रांस आदि प्रमुख है। नील नदी भूमध्य सागर में जल गिराती है। जॉर्डन भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, मृत सागर के साथ सीमा बनाता है जॉर्डन। ठीक है, भूसन्निधि को पर्वतों का पालना किसने कहा, डेविस ने, हैरिस हेस ने, पेंक ने या कोबर ने। किसने कहा भूसन्निधि को पर्वतों का पालना, तो कोबर ने ही भूसन्निधि का सिद्धांत दिया था, उसने ही कोबर ने ही कहा था। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन में जर्मन भूवेता कोबर के अनुसार भूसन्निधि पर्वतों के पालना है। बलित पर्वतों का निर्माण इन्हीं से होता है। कोबर ने हिमालय तुल्य बलित पर्वतों का सिद्धांत विस्तृत व्याख्या की है। इसके अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण 33 भूसन्निधि से हुआ है। ठीक है, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि जैव आवर्धन में, क्वेश्चन नंबर 40, जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है, कीट, मछली, मवेशी या मानव। कौन प्रभावित होते हैं जैव आवर्धन से, तो सी, मानव सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जैव आवर्धन से। ठीक है, तो जैव आवर्धन की प्रक्रिया द्वारा प्रदूषकों का संकेंद्रण आहार श्रृंखला के एक जीव के दूसरे से जीव से होता है। चूंकि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है जो सभी पोषक स्तर का भोजन प्राप्त करता है, अतः मानव विषैले पदार्थों का संचयन की संभावना सर्वाधिक अधिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है, टोंगा, गिलबर्ट, कुक या समोआ। कौन सा पोलिनेशिया का द्वीप नहीं है, तो सी गिलबर्ट पोलिनेशिया का द्वीप नहीं है। ठीक है, तो बाकी का टोंगा, समोआ, हवाई, टुवालू, कुक इत्यादि पोलिनेशिया के हैं। माइक्रोनेशिया में देखिए गिलबर्ट किस में आता है, तो गिलबर्ट माइक्रोनेशिया में आता है, माइक्रोनेशिया में। ठीक है, माइक्रोनेशिया में आता है। ठीक है, गिलबर्ट को माइक्रोनेशिया में रखा गया है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और कारण, तो कौन सा सही है इसमें से। अभिकथन है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। कारण है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में धरातली अवरोध का अभाव है। तो कौन सा सही है इसमें से, तो ये ए और बी दोनों सही होंगे और ए बी का व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो अधिकतम दबाव है 60 से 65 दक्षिणी अक्षांशों में मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास है, क्योंकि 60 से 65 दक्षिणी अक्षांश के मध्य में धरातलीय अवरोधों का अभाव है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक तरफ स्थानीय पवनें दी हुई है, एक तरफ प्रभाव क्षेत्र, तो काराबुरान, ब्लिजर्ड, ब्लैक सोलर या सामुन, कहाँ कहाँ पवनें चलती हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए 4 पवनें दी गई हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो ब्लैक रोलर है वो दक्षिण अमेरिका में नहीं चलता है। ठीक है, ब्लैक रोलर दक्षिण अमेरिका में नहीं चलती है, ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में चलता है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में चलता है, उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर चलता है। ठीक है, बाकी का और सही है, काराबुरान तारिम बेसिन में, ब्लिजर्ड कनाडा में और सामून ईरान में चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
44 निम्न व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर या चौधरी देवीलाल? कौन से उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? चारों में से, ठीक है। तो चंद्रशेखर उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, सीधे प्रधानमंत्री बने थे। चंद्रशेखर उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, 10 नवंबर 1990 को से लेकर 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के समय, चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के काल में तथा चौधरी देवीलाल चंद्रशेखर के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक या कल्याणकारी? तो किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो कल्याणकारी का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत के प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचपरिच्छेद लोकतंत्रात्मक गणराज्य के मिलता है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया था। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। प्रस्तावना संविधान के भाग का है परंतु न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्वाचन का पात्र है यह वर्णित है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है वर्णित है 55 में, अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 58 में। तो कहाँ लिखा हुआ है ये? तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि नीचे दिए गए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कि अभिकथन है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, सही है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है लेकिन किसी संसद के सदन का हिस्सा नहीं होता है, तो इसका A और B दोनों सही हैं, लेकिन A B का व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है, सही है। तो सी वाला ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है। ये कार्यवाहक 1 साल 6 कार्यवाहक के रूप में 1 साल तक नहीं। तो देखिए क्या बोलते हैं क्वेश्चन 48 में देखते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य सकता है। इस अवधि के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक तरफ दिया हुआ है कि संविधान संशोधन, एक तरफ कि क्या प्रावधान जोड़े गए थे संविधान संशोधन से। तो देखते हैं कि 52वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था, 69वें से, 61वें से, 73वें से। तो देखिए 73वें से क्या जोड़ा गया था, 73वें से भाग 9 को जोड़ा गया था, ठीक है। 73 से भाग 9 को, और 52वें से 10वीं अनुसूची को, और 69वें से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, और 61वें से नागरिकों की मतदान की आयु 18 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो सही कौन सा? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 है कि किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें 14 दिन के पूर्व देनी होगी, 30 दिन के पूर्व देनी होगी, 60 दिन के पूर्व देनी होगी, या 7 दिन के पूर्व देनी होगी। कितने दिन के पूर्व देनी होगी? तो 14 दिन के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को बताना होगा कि हम आपको हटाने जा रहे हैं, फिर आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी विधानसभा के 14 दिन के भीतर हटाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952, 1954, 1955, 1956। तो कब किया गया था? 1955 में किया गया था। बीजी खेर की अध्यक्षता में। इसका गठन किसने किया था? उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। 344 राजभाषा के बारे में है, ठीक है। 344 में राजभाषा आयोग के बारे में दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 3 में
प्रथम राजभाषा आयोग के रिपोर्ट के आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया है। ठीक है, तो राजभाषा अधिनियम 1963 में आया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के में केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष में शामिल किया जा रहा है? 1990, 1989, 1969, 1992। किस वर्ष से वोट दे रहे हैं वो? तो 1992 से शामिल किया जा रहा है पुडुचेरी और दिल्ली के सदस्यों को। ठीक है, तो 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य वोट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करें। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा का विशेष अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, तो 249 करता है, 109 करता है, 312 करता है, 110 करता है। देखिए 249 करता है और 312 करता है। अब 109 110 नहीं करता है, तो कौन सा सही है? 1 और 3 सही है। 1 3 कहाँ पे है? 1 3 सी नंबर ऑप्शन में सही है। ठीक है, 53 का सी नंबर आंसर होगा। राज्यसभा 249 अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर वो कानून बना सकता है, राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है और 312 के माध्यम से वो अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? वन, झील, नदी तथा अन्य वन्य जीवों की रक्षा करना, देश की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, तो और मतदान करना। तो कौन सा इसमें से मूल कर्तव्य नहीं है? तो मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, बाकी का आपको पता ही होगा कि मूल कर्तव्य 4 के काम में है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका अनुच्छेद 51 का है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्लोकन कर सकता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19। तो कौन सा न्याय विधियों का न्यायिक पुनर्लोकन कर शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति न्यायालय को देता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार न्यायालय को पुनर्लोकन करने की शक्ति है। विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर न्यायिक पुनर्लोकन हो सकता है। न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार उच्चतम उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? 106, 368, 162, 55। तो किसमें साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 106 में संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। 106 क्या है? देखिए अब देखते हैं कि ये अनुच्छेद क्या क्या है। तो 368 तो संविधान संशोधन है, 55 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, 162 राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार है, 106 संसद सदस्यों के वेतन भत्ते में संशोधन का साधारण बहुमत द्वारा किया है। तो संसद सदस्यों का वेतन भत्ता है इसमें, तो वेतन और भत्ता इसमें दिया गया है। तो इसमें इसका संशोधन बिना साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि एक तरफ सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित सही नहीं है? धर आयोग 1948 में बना, जेवीपी समिति 1949 में बनी, फजल अली आयोग 1953 में बनी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। तो कौन सा सही नहीं है? तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही नहीं है कि जेवीपी कब बनी। तो देखिए धर आयोग 1948 में बनी, जेवीपी 1948 में। देखिए जेवीपी कमेटी दिसंबर 1948 में बनी है, तो देखिए 49 नहीं है। जेवीपी बनी थी जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी थी। तो ये 1953 में फजल अली बनी थी और राज्य गठन। तो ये किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन से संबंधित समितियां हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? इसका तात्पर्य है कि मंत्रियों से सूचना एकत्र करना। इसका तात्पर्य है बजट के प्रस्तावों में कटौती करना। इसका तात्पर्य है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। इनमें से कोई नहीं। तो स्थगन प्रस्ताव संबंधित क्या है? तो सी नंबर ऑप्शन है कि सरकार के किसी विशिष्ट नीति का आलोचना करना। स्थगन प्रस्ताव का तात्पर्य सरकार की किसी विशिष्ट नीति का आलोचना करना। स्थगन प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव होता है। यह प्रस्ताव किसी समय गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59।
कृषि लागत एवं, अब देखिए एक कूट वाला क्वेश्चन है, इसको आराम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सत्य है। इसकी इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य या आवंटन मूल्य का निर्धारण करने की सलाह देता है। केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य है। तो कौन सा इसमें से सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है? तो केवल दो सही है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है कि देखिए यह न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य तथा आवंटन मूल्य का निर्धारण करने के लिए है। केंद्र सरकार इसके मानने के लिए बाध्य नहीं है और फेरवानी समिति की सिफारिश पेश करने से गठन नहीं हुआ है, ठीक है। तो 59 में कौन सा 21 समय, तो किसी लागत मूल्य आयोग का गठन 1964 में हुआ था। 1965 में किसी मूल्य आयोग का गठन किया गया। 1985 में इसका नाम बदलकर किसी लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया। केंद्र सरकार ने इसकी संस्तुतियों में मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60, विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005 या 2006, 2007 में। तो किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 2004 और 2005 में, ठीक है। तो कृषि उत्पादों के लिए, तो कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने के लिए खाद्य मूल्य नीति 1964 में सिफारिश की गई थी, 1965 में लगाया गया, ठीक है। तो विदेश व्यापार कृषि नीतियों के महत्व के लिए 2004-5 में लागू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फलों, वनस्पति, फूलों या लघु वानिकी उत्पादों का निर्यातों का प्रोत्साहन करना था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो लोकायुक्त अधिनियम किसने पारित किया सर्वप्रथम? तो महाराष्ट्र। किस राज्य ने पारित किया लोकायुक्त अधिनियम? तो ओडिशा राज्य ने सर्वप्रथम पारित किया है। तो लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य ओडिशा 1970 में पारित किया। यह जान लेना आवश्यक है कि सर्वप्रथम वर्ष 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त का पद का सृजन किया गया, ठीक है। अधिनियम ओडिशा में पारित किया गया। ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। लोकपाल और देखिए अधिनियम पारित करने वाला राज्य ओडिशा है और लोकायुक्त की नियुक्त करने वाला राज्य प्रथम महाराष्ट्र है। तो इसको याद ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एक तरफ राज्य, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ राज्य दिए गए, एक तरफ गठन का वर्ष दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश 1987 सही है, गुजरात 1960 सही है, गोवा का गठन 1985 में, नहीं मिजोरम 1987 में सही है। तो गोवा 1987 में ही हुआ है, ठीक है। गोवा का गठन भी 1987 में हुआ है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन गलत है, मतलब 3 वाला ऑप्शन, तो केवल 3 गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 62 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है निवेशित पूंजी द्वारा, टर्नओवर द्वारा, विद्युत की खपत द्वारा, उपभोग में से सभी द्वारा। तो इसके सभी का आकलन करके इसके उद्योग के स्वरूप और आकार का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो कूट वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 64 है कि आप कहते हैं कि मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, कारण है कि मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होती है। तो मौद्रिक नीति मुद्रा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। तो कौन सा सही है इसमें से? तो इसमें से दोनों सही हो और दोनों व्याख्या भी करते हैं आपस में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, देखते हैं ढंग से। तो मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, स्थिति से है, क्रम और स्थिति दोनों से है, इनमें से कोई नहीं। इससे है मुद्रास्फीति का अभिप्राय क्या है? तो इसके बढ़ते हुए क्रम से है, ठीक है। अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, ठीक है। तो सामान्य अर्थों में मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति का प्राय बढ़ती हुई कीमतों से है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है, एक तरफ विषय दिए हुए हैं। तो किस अनुच्छेद में है ये? देखिए परिसीमन आयोग का गठन, समान नागरिक संहिता। देखिए समान नागरिक संहिता, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये वाला सही है,
प्रशासनिक अधिकरण 323 का काव्य है। परिसीमन आयोग का गठन 81 में है, 81 में सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि 51 सही है। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। प्रशासनिक अधिकरण 323 का नहीं है, 323 आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं, निर्वाचन आयोग से संबंधित 323 है। ठीक है, 323 का प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए पहला वाला सही है, इसका 323 का प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। सामान्य न्यायिक संहिता 44 वाला सही है। परिसीमन आयोग का गठन 81 में नहीं है, तो परिसीमन आयोग का गठन किस में है, तो 82 में है, अनुच्छेद 82 में है। ठीक है, अनुच्छेद 82 में है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। वह स्थिति जब कच्चे माल का पर आयात शुल्क की दर क्वेश्चन नंबर 70 है कि नीचे दिए गए अभिकथन और तो एक अभिकथन दिया हुआ है कि केन्स ने मौद्रिक मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। मंदी की स्थिति में उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है, जबकि राजकोषीय नीति पर्याप्त सफलता मिलती है। तो केन्स ने क्या माना, तो कौन सा सही है इसमें से, कि अभिकथन सही है कि कारण सही है कि दोनों सही है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में अभिकथन और कारण दोनों सही है, और अभिकथन कारण की व्याख्या करता है। देखिए सही बोल रहा है कि मौद्रिक नीति कभी कभी फेल हो जाती है, लेकिन राजकोषीय नीति फेल नहीं होती, और केन्स ने इसको मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं कि मार्शल मैक्लुहान द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी। वह आधारित है सामाजिक विकास की, परिवहन एवं संचार के विकास की, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास, राजनीतिक विकास। तो किससे संबंधित है वैश्विक गांव, तो बी परिवहन एवं संचार के विकास से संबंधित है वैश्विक गांव। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, या विदेशी ऋण कम करने के लिए। तो आर्थिक विकास के लिए भारत घाटे की वित्त व्यवस्था है। ठीक है ना, तो क्योंकि लोन लेते हैं और तब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भारत में हो पाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय स्तर पर सतह पर उभारने के लिए किया जाता है। फ्लोरोसेंट पाउडर, क्रिस्टल, या मर्क्यूरस ऑक्साइड, या स्वर्ण धूल, इसका प्रयोग किया जाता है 73 नंबर क्वेश्चन में। तो फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है बहुरंगीय सतह को उभारने के लिए उंगलियों को। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित, एक तरफ सूची दी है, दूसरे सूची से मिलाना है। ठीक है, तो कूट वाला क्वेश्चन है। तो क्लोरोमाइसेडिन, या क्रिस्टल वायलेट, या कलाइखंस, या न्यूकोरियसिस, तो इसको मिलाना है। देखते हैं, तो 74 नंबर क्वेश्चन में क्लोरोमाइसेटिन किससे संबंधित है, टाइफाइड नासी से संबंधित है। कोयला खनन खनन संबंधित कौन सा है, कोयला खनन से संबंधित है, कोयला संबंधित न्यूमोनियोसिस कोयला खनन से हो जाता है। कलाई खंज किससे संबंधित है, तो कलाई खंज खेसरी दाल से संबंधित है, और क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी से संबंधित है। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं, देखते हैं। तो ए का 2, बी का 3, और डी का 1 नहीं, डी का 1 और सी का 4। तो 23 और 41 कूट में मिलाएंगे, 23 41 सी ऑप्शन में है 23 41। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। मैटाक्स परीक्षण संबंधित है क्षय रोग से, कैंसर से, एड्स से, मानसिक आघात से। किससे संबंधित है मैटाक्स परीक्षण, तो मैटाक्स परीक्षण संबंधित है क्षय रोग, मतलब टीबी से संबंधित है। मैटाक्स परीक्षण क्षय रोग से संबंधित है। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा को ट्यूबुकुलिन नामक तरल की अल्प मात्रा में इंजेक्ट के रूप में लगाई जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छे से कंबाइन कर जाता है, इसीलिए सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है और तब घुटने से आदमी की मौत हो जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या जादूगोड़ा में? भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो जादूगोड़ा में स्थित है। और जादूगोड़ा कहाँ पे है? जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 1967 में हुई थी, ठीक है, 1967 में हुई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना? भोजन, काम और उत्पादन का नारा 78 में, तो सी 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था भोजन और काम उत्पादन का नारा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय को बल देना था। इसके लिए भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। इस योजना में वृद्धि दर 6% तथा लक्षित दर 5% रही थी, ठीक है। देखते हैं, एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या फफूंद। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं, एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं, ये कार्बनिक रसायन होते हैं। एंजाइम की खोज किसने की थी? तो एंजाइम की खोज वैज्ञानिक कुहने ने की थी। कुहेन ने एंजाइम की खोज किसने की थी? एंजाइम की खोज कुहेन ने की थी, ठीक है। ये प्रोटीन होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? एथिलीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक अम्ल? कौन सा फल रहित फलों का उत्पादन करता है? बीज रहित फलों का उत्पादन कौन करता है इसमें से 80 में? तो जिबरेलिन फल बीज रहित फलों का उत्पादन करता है, ठीक है। और उसके बाद और सबका कार्य देख लेते हैं। जिबरेलिन, इसका मुख्य उत्पादन जिबरेलिक एसिड है। जिबरेलिन हार्मोन का प्रयोग बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है। यह चीजों के सुषुप्तावस्था से भंग होकर के उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है कि एक तरफ फसल दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है कि प्रजाति। तो आंवला की फसल का नाम क्या है? एक तरफ कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ फसल दी हुई है, एक तरफ उसकी प्रजाति दी हुई है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से डी वाला सुमेलित नहीं है। भिंडी की प्रजाति सूर्या नहीं है। भिंडी की प्रजाति कौन सी है? तो भिंडी की प्रजाति सूर्या नहीं है, ठीक है। बाकी का और सही है। सूर्या, आम, पपीता का प्रजाति है, ठीक है। तो भिंडी की प्रजाति सूर्या नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन गलत होगा। बाकी का आंवला का कंचन है, सरसों का वरुड़ा है, वरुड़ा पीली वाली सरसों होती है। मटर की प्रजाति सपना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, सूर्या आम की प्रजाति है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो कौन सा सुमेलित है इसमें से? कौन सा सही है इसमें से 82 में? तो 82 में दोनों सही हैं इसमें। तो श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पादन क्रेब्स चक्र में होता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? लाइकेन, कवक मूल, प्रवाल मूल या शैवाल? तो कौन सा सहजीवी संबंध दिखाता है कवकों एवं उच्चतर पादपों के मध्य में? तो कवक मूल दोनों के बीच में साहचर्य का काम करता है, ठीक है। तो कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों के बीच में सहजीवी का कार्य करता है। कवक मृदा के खनिज, लवण तथा जल सोख कर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पादप बदले में भोज्य पदार्थ कवक को देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा सत्य है, ठीक है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। तो देखिए सी वाला ऑप्शन तो सही है, रेटिना पर बनता है, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन में जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति क्या करता है? ये भी सही है क्योंकि फूला हुआ होता है, देखो बीच में। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, तो ये भी सही है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 85 है पदार्थ उपयोग।
ठीक है। तो एक तरफ पदार्थ दिए हुए हैं और एक तरफ उनका उपयोग दिया गया है। ठीक है, तो दवाइयों के नाम है, ऊपर से उपयोग है। ठीक है, देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है 85 नंबर में। तो 85 नंबर क्वेश्चन में डी वाला ऑप्शन नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज किससे संबंधित है? तो नाइट्रोसेल्यूलोज एक विस्फोटक है। नाइट्रोसेल्यूलोज एक विस्फोटक है। ठीक है, विस्फोटक। ठीक है, ये दवा नहीं है कोई। ठीक है, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है, और टेक्साल कैंसर रोधी दवा है। ठीक है, टेक्साल कैंसर रोधी दवा है, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन है। ठीक है, तो नाइट्रोसेल्यूलोज विस्फोटक संबंधित है। देखिए नाइट्रो संबंधित जितने भी पदार्थ होते हैं ना, लगभग वो विस्फोटक ही होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। रक्त के प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन या लिम्फोसाइट? तो कौन सा प्रतिस्कंदक पदार्थ है? तो हिपैरिन। हिपैरिन इसका प्रतिस्कंदक पदार्थ है। ठीक है, ये संयुक्त तो पॉलीसेकेराइड का होता है, इसकी वजह से सुरधि थका नहीं जमता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है। बैगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला और बैगनी। किसका अवशोषण जल्दी किया जाता है? तो बी, नीला और लाल रंग के कलर को। ठीक है, 87 नंबर पे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में चुंबकीय स्पेक्ट्रम 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के मध्य होती है। पादन नीले रंग तथा लाल रंग के प्रकाश तरंगों का अवशोषण सबसे तेज करता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है कि न्यूडोमोनास सोलनेसियस नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का जनक है? विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, बंची टॉप ऑफ बनाना, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन या पोटैटो मोजेक रोग? किसके संबंधित है ये? तो क्वेश्चन नंबर विल्ट ऑफ द पोटैटो रोग मतलब संबंधित है सूडोमोनास सोलेनियस, संबंधित है विल्ट, ये आलू में रोग लग जाता है, विल्ट ऑफ पोटैटो रोग। ठीक है, 88 नंबर में। ठीक है, बंची टॉप ऑफ बनाना बनाना वायरस द्वारा, एंगुलर लीफ स्पॉट कॉटन में लगता है जेंथोमोनास जीवाणु द्वारा, और पोटैटो का मोजेक रोग पोटैटो वायरस 10 द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम लगाइए। तो कौन सी नदियां पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही है? ठीक है, तो गंगा, गंडक, घाघरा, गोमती, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, या गंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, या गोमती, गंगा, कोसी, घाघरा। सबसे पहले कौन सा, सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा? तो गंगा। गंगा के बाद क्या आएगी? गंडक नहीं आएगी, गोमती आएगी। गोमती का घाघरा और गंडक। तो कौन सा सही होगा 89 नंबर क्वेश्चन में? तो 89 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इटावा इटावा गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है सरोद वादन के लिए, तबला वादन के लिए, सितार वादन के लिए, बांसुरी वादन के लिए। तो इटावा घराना प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इटावा घराना प्रसिद्ध है सरोद वादन के लिए, सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद जिले स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान पर कौन है? तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद है, उसके बाद वाराणसी का, लखनऊ का, कानपुर का या प्रयागराज का। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? तो 91 नंबर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी में जनसंख्या का होता है। ठीक है, तो वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार गाजियाबाद शीर्ष पर, दूसरे नंबर पर वाराणसी है तथा तीसरे नंबर पर लखनऊ है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। ठीक है, न्यूनतम ललितपुर में है, सबसे कम किस में है? सबसे कम कम ललितपुर में है। ठीक है, ललितपुर में। ठीक है, और वाराणसी सेकंड नंबर पे है, और लखनऊ तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और पहले नंबर पे गाजियाबाद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का जिला शीर्ष पे है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर या बलरामपुर या बागपत। तो कौन सा सबसे शीर्ष स्थान पे है? तो सबसे शीर्ष स्थान पे बलरामपुर जिला है। ठीक है, ठीक है, और सबसे नीचे स्थान पे कौन सा है? सबसे नीचे गौतम बुद्ध नगर है, सबसे नीचे गौतम बुद्ध नगर है, और सबसे ऊपर शिशु लिंगानुपात में सबसे ऊपर बलरामपुर है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है, तो एक बार इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 अभिकथन। तो अभिकथन है कि हरे पौधों में
प्राथमिक उत्पादन माना जाता है। हरे पौधे में प्राथमिक उत्पादन माना जाता है। पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सा सही सुमेलित है? इसमें अभिकथन सही है कि नहीं? देखिए, हरे पौधों को प्राथमिक उत्पाद माना जाता है, तो पहला सही है, मतलब कि अभिकथन सही है इसका। पौधों में संचित भोज्य पदार्थों का संपूर्ण जीवन जगत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है, तो ये भी सही है। तो अभिकथन सही है और कारण भी सही है और दोनों में आपस में रिलेट भी है, तो ये नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा के रूप में सत्य है? कीटभक्षी पौधा के रूप में इन्हें हरी पत्तियां पाई जाती हैं, इनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं। ये उन स्थानों में पाए जाते हैं जहां भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे अपनी भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये उन स्थानों में पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, सही है 94 नंबर क्वेश्चन में। और बाकी का ये हरी पत्तियां पाई जाती है, ये भी सही है। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, सही है। ठीक है, तो 1 2 3 इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 इसका सही होगा 95 का। ठीक है, 94 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ये साइंस का क्वेश्चन है। 95 नंबर क्वेश्चन साइंस का है। इनमें से कौन सा सत्य है? तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है, सही है। पोटेशियम वातपोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक है, तो ये भी सही है। 95 का तो दोनों सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 95 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन कब किया गया? 1980 में, 1983 में, 1987 में, 1992 में। तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में, तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा विभाग द्वारा 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। इसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग कर दिया गया है। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है? गोरखपुर में, गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में या बागपत में? तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है 97 में? तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम नागरिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है कि एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, उसको मिलाना है। ठीक है, तो IIBR कहाँ पे है, IIPR कहाँ पे है, IISR कहाँ पे है और IIHR कहाँ पे है, तो इसको मिलाना है आपको 98 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका सी नंबर ऑप्शन होगा। एक बार अभी बता रहे हैं, 1 2 3 4 सब सुमेलित है। देखिए IIHR क्या है, देखिए पहले देखिए IIBR क्या है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द वेजिटेबल रिसर्च, IIVR, तो कहाँ पे है? वाराणसी में, सही है। अब देखिए दूसरा क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पल्सेस रिसर्च, तो ये कानपुर में है। IISR क्या है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द शुगर केन रिसर्च, तो ये भी लखनऊ में है। और चौथा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च, तो ये भी बेंगलोर में। तो 1 2 3 4 सब चारों सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार कब किया गया? 24 जनवरी 2020 को, 24 जनवरी 2017 को, 24 जनवरी 2018 को, 24 जनवरी 2021 को। तो उत्तर प्रदेश दिवस का गठन कब किया गया? तो 24 जनवरी 2018 को किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन 24 जनवरी 2018 किया गया था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान नाम संयुक्त प्रांत के स्थान पर 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। देखिए पूर्व राज्यपाल राम नाईक की सलाह पर इसका आयोजन मनाया गया था सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? 7.33, 9%, 8.13, 6.33। तो कितना परसेंट है भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का? तो 7.33% है। ठीक है, अगर इसको देखेंगे तो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7.33%। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इसमें से असत्य कथन है? तो असत्य कथन इसमें से चुनना है। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में हुई। तो कौन सा इसमें से असत्य है, कौन सा गलत है इसमें से, दोनों में से?
तो ना तो एक ना तो दो, कोई भी इसमें से गलत नहीं है, दोनों सही है। उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई, ये भी सही है। और उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में, ये भी सही है। अब लेकिन आंसर में आपको पूछा है कि इसमें से कौन सा असत्य है, तो ना तो एक ना तो दो असत्य है, दोनों सही है क्योंकि, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 दिया, एक तरफ दिया हुआ है कि मेला दिए होंगे और एक तरफ दिया है कि वो कहाँ मनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक तरफ मेला दिया हुआ है, एक तरफ वो कहाँ मनाया जाता है। तो रामायण मेला कहाँ मनाया जाता है, रामायण मेला, बटेश्वर मेला, कलिंजर मेला, सोरो का मेला। तो देखिए बटेश्वर मेला कहाँ होता है, बटेश्वर मेला। देख कलिंजर का मेला कहाँ होगा, कलिंजर का मेला बादा में होगा, बटेश्वर मेला आगरा में हो, रामायण मेला चित्रकूट में और सोरो का मेला कासगंज में, ठीक है। तो ये सुमेलित है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किसमें है, 1 2 3 4 एक नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। तो 102 का एक नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। 102 का ए होगा, ठीक है। तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थी। सूरसेन महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास होता है और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। देखिए सर्वाधिक मेला कहाँ मनाया जाता है, तो सर्वाधिक मेला उत्तर प्रदेश में मथुरा में मनाया जाता है और सर्वाधिक कम मेला पीलीभीत में, केवल 2 मेले, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था, तो किसका विस्तार मथुरा के आसपास है, तो सूरसेन महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है, माठाटीला बांध, राजघाट बांध, लक्ष्मीबाई बांध, बाढ़ सागर बांध। तो कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है, तो माठाटीला बांध, ठीक है। तो कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है, तो बाण सागर बांध बेतवा नदी पर स्थित है। अब देखते हैं बाकी का और बात देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश झारखंड की सेना व्यवस्था है। इसमें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के प्रयागराज जिलों की सिंचाई की सुविधा मिलती है। माठाटीला, राजघाट और रानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश के दक्षिण ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सुमेर, अच्छा देखिए एक सेकंड देखेंगे इसको, 104 नंबर क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे, इसको ढंग से देखते हैं, शायद इसमें कुछ गलती हो गई है तो इसको एक बार और पुनः देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए इसमें नहीं पूछा हुआ, हमने हाँ लगा दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है, तो बाकी का ये तीनों बांध जो है बेतवा नदी पे है, ठीक है। ललितपुर जिले में, ललितपुर जिले में, ललितपुर जिले में तीनों बांध हैं, ललितपुर जिलों में तीनों बांध हैं बेतवा नदी पे स्थित है। बाकी का जो बाण सागर बांध है, बाण सागर बांध ये बेतवा नदी पे स्थित नहीं है। बाण सागर बांध किस पे स्थित है, तो ये सोन नदी पे स्थित है, ठीक है। सोन नदी, ठीक है, सोन नदी पे स्थित है, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, मतलब 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी अप्रैल 1993 को, अप्रैल 1994 को, मई 1992 को या अप्रैल 1991 को। तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो अप्रैल 1994 का इसका गठन हुआ था, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन में। तो 105 नंबर क्वेश्चन में पंचायत एवं नगरीय निकाय को चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 हुआ था। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने 1995 में कराया। देखिए गठन तो 1994 में हुआ, लेकिन चुनाव सर्वप्रथम पंचायतों का यूपी में पंचायत चुनाव, यूपी में पंचायत चुनाव कब हुआ सर्वप्रथम, तो यूपी में पंचायत चुनाव सर्वप्रथम 1995 में हुआ था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गोविंद देव मंदिर मथुरा में है, दशावतार मंदिर ललितपुर में है। देखिए दशावतार मंदिर ललितपुर में सही है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर में, दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में है। देखिए तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से 106 नंबर क्वेश्चन में से, तो देखिए रेणुकेश्वर मंदिर मिर्जापुर में नहीं है। रेणुकेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो मिर्जापुर में अगर नहीं है रेणुकेश्वर मंदिर तो कहाँ पे है, तो सोनभद्र जिले में स्थित है। सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है। सोनभद्र जिले में रेणुकेश्वर मंदिर स्थित है। तो यही सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। बाकी का दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में स्थित है, दशावतार ललितपुर में और गोविंद देव मंदिर मथुरा में स्थित है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है, कजरी, आला, कार्तिकीय गीत या रसिया। कौन सा उत्तर प्रदेश का गीत नहीं है, तो कार्तिकीय गीत उत्तर प्रदेश का गीत नहीं है, ठीक है। तो कजरी कहाँ मनाया, देखिए कजरी मिर्जापुर साइड में, आल्हा बुंदेलखंड साइड में और रसिया ब्रजभूमि में। तो कहाँ कहाँ मनाया जाती है, रसिया कहाँ मनाई जाती है, ब्रज में रसिया, आल्हा कहाँ पे, बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड
खंड। कजरी कहाँ मनाई जाती है? कजरी कहाँ? तो कजरी मूलतः अवध में, अवध के क्षेत्र में मनाई जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, 108वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अभिकथन और कथन, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा आराम से देखेंगे। तो अभिकथन है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी सही है। इसी दिन रामसर संधि का हस्ताक्षर हुए थे, ये सही है कि नहीं? तो ये भी सही है, रामसर संधि का स्थापना। अब रामसर जगह आपका ईरान में है, ठीक है, तो ईरान में रामसर संधि का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। देख रहे हैं, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1971 में, देखिए 1971 में रामसर संधि कब हुई थी? 1971 में ईरान के शहर में, ईरान के शहर रामसर में हुआ था। ठीक है, ठीक है, और इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, तो नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है, नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है तीसरी दुनिया में वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि, तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, तीसरी दुनिया में बड़े पैमाने पर संकटाजन्य प्रजनन और सोवियत प्रजनकों की बाढ़। तो नया जनसंख्या बम से तात्पर्य क्या है? तो तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। अब क्वेश्चन नंबर 110 से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, जिसको हम खाली इसको आपको खाली आंसर बता देंगे, खाली आपको फटाफट इसका आंसर बता देंगे और आप लोग इसको खुद कॉपी पेन से हल करेंगे। ठीक है, तो हम आंसर इसका बता देते हैं। तो 110 का कौन सा आंसर सही है? तो 110 का क्वेश्चन हम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इसको स्वयं खुद से हल करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कैसा क्वेश्चन आता है। देखें क्वेश्चन नंबर 110 में कौन सा आंसर सही है? तो क्वेश्चन नंबर 110 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, डी आंसर इसमें आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 का देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111। तो क्वेश्चन नंबर 111 में ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ए आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 में, क्वेश्चन नंबर 112 में क्या सही होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 112 में हम फटाफट इसका आंसर बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व आएगा। क्वेश्चन नंबर 113 में, क्वेश्चन नंबर 113 में क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 113 का डी आंसर है, पिता आएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 114 में, क्वेश्चन नंबर 114 में ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 115 में, तो क्वेश्चन नंबर 115 में इसका बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116 में, क्वेश्चन नंबर 116 में कौन सा सही होगा? तो हम ऑप्शन बता देना है, सब आंसर इसका बता देना है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 में सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 486 वाला। क्वेश्चन नंबर 117 में, क्वेश्चन नंबर 117 में कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 117 में सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, मानव विज्ञान वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, 118 में, तो क्वेश्चन नंबर 118 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 118 में बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 119 में ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 में आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें आप गिन सकते हैं। ठीक है, कितने त्रिभुज हैं? अब देखिए ये तो था रीजनिंग का क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 140 तक 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे। तो चलिए देखते हैं, फटाफट करते हैं कि फरवरी 2023 में दस्तलिक 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश के थल सेनाओं के मध्य में किया गया था? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सिंगापुर या ईरान? किसके बीच में किया गया था? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में किया गया था दस्तलिक अभ्यास। ठीक है, दस्तलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में किया गया था। अब देखते हैं कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के मध्य में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में हुआ था। इसका प्रारंभ 2019 में हुआ था। देखिए दस्तलिक का प्रारंभ 2019 में हुआ था। हाँ, इस वाले का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पिथौरागढ़, 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 पिथौरागढ़ यूके लिख देते हैं, उत्तराखंड। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। तो क्वेश्चन नंबर 122, एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा पेन और मोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद, चेन्नई, पुणे या बेंगलुरु? किस शहर में किया गया है बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन? बायो एशिया
2019 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया था तो हैदराबाद में किया गया है, ठीक है, हैदराबाद शहर में किया गया है, ठीक है। फरवरी 2023 में बायो एशिया का सम्मेलन का आयोजन 20वां सत्र था और इसका विषय वस्तु था एडवाइजिंग फॉर वन। इसका विषय क्या था, विषय 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 इसका क्या था, एडवाइजिंग फॉर वन। संस्करण क्या था, संस्करण इसका 20वां संस्करण था, ठीक है। तो राइटिंग में थोड़ा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास पेन टैब नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, अम्फान, निवार, निसर्ग या गैब्रियल। किसके कारण न्यूजीलैंड ने आपातकाल लगाया था 123 नंबर क्वेश्चन में, तो गैब्रियल तूफान के कारण आपातकाल लगाया था, ठीक है। तो फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड के गैब्रियल चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। इस चक्रवात ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड एवं उत्तरी द्वीप को सर्वाधिक प्रभावित किया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124, फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया है। स्काई यूटीएम है ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग नियंत्रण सिस्टम, चालक रहित कार नियंत्रण सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है स्काई यूटीएम, क्या है, तो स्काई यूटीएम क्या है, तो ये है ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। तो फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। स्काई यूटीएम ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। स्काई यूटीएम विश्व में सबसे सर्वाधिक अत्याधुनिक मानव रहित यात्रा नियंत्रण प्रणाली है। इसका विकास स्काई एयर द्वारा किया गया है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, स्काई एयर द्वारा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई, गुरुग्राम में, चंडीगढ़ में, जोधपुर में या लेह में। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना कहाँ पे स्थापित की गई, तो गुरुग्राम में, चंडीगढ़ में की गई। अब ये कितने वाट का है, तो उत्तर चंडीगढ़ में की गई थी, ये 2000 किलोवाट का है, 2000 किलोवाट का है, 2000 किलोवाट का, ठीक है। KWP का ये ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। एम्फेक्स 2023 है डाक टिकट प्रदर्शनी, अत्याधुनिक हथियार प्रदर्शनी, युद्धाभ्यास या रेलवे की प्रदर्शनी। एम्फेक्स क्या है, तो एम्फेक्स युद्धाभ्यास है, युद्धाभ्यास है। तो किसके बीच में है, तो एम्फेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच में है, तो एम्फेक्स 2023 भारत की तीनों सेनाओं जलथल नभ के बीच में। इसका आयोजन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया था। देखिए ये तीनों सेनाओं द्वारा किया गया है। देखिए क्या किया गया कि तीनों सेना द्वारा और कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया? आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी या राजकुमार राव। तो किसको नियुक्त किया गया है यूनिसेफ द्वारा, तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो फरवरी 2023 में भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना द्वारा यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो यूनिसेफ की स्थापना कभी है 1946 में और इसका न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है, ठीक है, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? कटरा जम्मू कश्मीर में, गोरखपुर गांव हरियाणा में, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो गोरखपुर गांव हरियाणा में, ठीक है, गोरखपुर गांव हरियाणा में, ठीक है, स्थापित करने की योजना बनाई गई है, ठीक है। फरवरी 2023 में उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर गांव में स्थापित की गई है। इसकी घोषणा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य था।
तो ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य क्या था? तुर्की सीरिया में आए भयंकर भूकंप हेतु राहत सामग्री पहुंचाना, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंधों को बढ़ावा देना, उत्तराखंड में आई भयानक बाढ़ को राहत प्रदान करना, मुस्लिम देशों के साथ मैत्री संबंधों को बढ़ावा देना। तो किससे संबंधित है ऑपरेशन दोस्त? तो ऑपरेशन दोस्त से संबंधित है तुर्की और सीरिया में आए हुए भूकंप के पीड़ितों को बचाने के लिए, ठीक है। तो फरवरी 2023 में सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया तुर्की सीरिया में भूकंप के खाद्य सामग्री के लिए। इस भूकंप में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे खाद्य सामग्री पहुंचाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, फरवरी 2023 में किस संघ संगठन द्वारा वर्ष 2035 से कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की गई है? आसियान, ओपेक, सार्क या यूरोपियन यूनियन द्वारा? तो किसने रोक लगाई है? तो यूरोपियन यूनियन ने रोक लगाई है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन द्वारा रोक लगाया गया, ठीक है। तो फरवरी 2023 में यूरोपियन यूनियन द्वारा संसद द्वारा 2035 तक कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया? तो यूट्यूब का नया सीईओ कौन बने हैं? नील मोहन को बनाया गया। नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, फरवरी 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व के धीमे ड्राइव करने वाले मामलों में द्वितीय स्थान पर है। इस सूची में प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो इस सूची में प्रथम स्थान में लंदन है, दूसरे नंबर पे बेंगलोर आता है सबसे धीमी ट्रैफिक के कारण, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, फरवरी 2023 में रेयाना बर्नाली को अंतरिक्ष में जाने के वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया है। वह किस देश की अरब यात्री थी? रेयाना बर्नाली सऊदी अरब की, यमन की, मोरक्को की या लीबिया की? तो कहाँ की अरब यात्री थी? सऊदी अरब की प्रथम महिला अरब यात्री रेयाना बर्नाली थी, ठीक है। तो रेयाना बर्नाली को भेजा गया था, ये रेयाना बर्नाली स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से गई थी। तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित MK3 हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा है? पेरू को, इक्वाडोर को, मॉरिशस को या घाना को? तो किसको सौंपा है? मॉरिशस को सौंपा है, देखना 134 नंबर का मॉरिशस को सौंपा है, ठीक है। तो फरवरी 2023 में भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा MK3 हेलीकॉप्टर को मॉरिशस को सौंपा है। इस हेलीकॉप्टर का उपयोग मॉरिशस पुलिस बल द्वारा किया जाएगा, मॉरिशस पुलिस बल द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135, फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? दुबई में, सिंगापुर में, जकार्ता में, हनोई में? तो कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका आयोजन दुबई में हुआ था, ठीक है, दुबई में संपन्न हुआ, ठीक है। 135 नंबर में तो वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में हुआ। इस शिखर सम्मेलन में दौरान विश्व नेता राजनीतिक सरकारी प्रतिक्रियाओं के चर्चा हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान में? तो जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो यहाँ राजस्थान में किया गया था, ठीक है। तो फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था, ठीक है। इस प्रारंभ के राजस्थान के सिरोही जिले से हुआ है। तो राजस्थान के किससे? राजस्थान के सिरोही जिले से, सिरोही जिले से, ठीक है, राजस्थान के सिरोही जिले से हुआ है। इस अभियान के माध्यम से 10,000 कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, 10 मिलियन लोगों को पहुंच कर लाभ पहुंचाया जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाने जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की गई? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरला या अरुणाचल प्रदेश में? तो लिथियम के भंडार की खोज जम्मू कश्मीर में की गई और राजस्थान में भी दोबारा खोजा गया है, ठीक है, लिथियम के भंडार को, इससे बैटरी बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, फरवरी 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए हैं? नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, घाना या नाइजीरिया द्वारा? तो 12 चीता किसने भेजा है? तो दक्षिण अफ्रीका ने भेजा है 12 चीता, और नामीबिया ने 8 चीता भेजा, वो टोटल 20 चीते आए थे, ठीक है, 100, ठीक है।
तो भारत एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच में जनवरी 2023 में प्रोजेक्ट चीता के तहत 12 चीतों को लाने का समझौता हुआ था, जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे। तो 8 चीते नामीबिया से आएंगे और 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139, 139 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2023 में चर्चा में रहे याओसो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो याओसो झील, यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो दोनों सत्य है। ठीक है, तो याओसो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया गया और यह काली गर्दन वाली क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ये टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ये जो ध्येय आईएएस का जो टेस्ट नंबर 2 था आरओ का, इसका लास्ट क्वेश्चन है 140वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है? सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना, रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ करना, आदिवासी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना, 12 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को उचित पोषण प्रदान करना। तो कौन सा इसमें सही है? तो ये वाला सही है कि सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका का प्रदान करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना 100 करोड़ रुपए के आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से कस्बों एवं शहरों में सेप्टिक टैंक एवं सीवर की सफाई यंत्र द्वारा किया जाना है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड सेट जो आरओ का है। ठीक है, आरओ का जो आपका ध्येय आईएएस का ये सेकंड सेट था मॉक टेस्ट का, जनरल स्टडीज का। और अब आपको पता है कि ये मॉक टेस्ट रोज चलेंगे, जिसमें एक दिन जीएस का रहेगा और एक दिन आपका हिंदी का रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेट नंबर सेकंड है। तो आप जाके पहले वाले सेट को भी देख सकते हैं और इसको देख सकते हैं। आप जहाँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जहाँ इस वीडियो को शेयर करेंगे और जहाँ लाइक करेंगे। आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट भी करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है इसमें तो आप नीचे कमेंट कर देंगे। ठीक है, अगर वैसे गलत नहीं होगा, लेकिन हो सकता है अगर कुछ गलती हो गई हो भूल से, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो आप और कमेंट करके बताएंगे नीचे कि ज़्यादा लोग को पता चले कि हाँ ठीक है टेस्ट। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद।